एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि 2010 से लेके 2022 तक 12 साल मैंने भैंसों पे काम किया। तो अगर कितने मोहल्ले से दूध लेते हैं तो वो दूध कहाँ से आ रहा है, कभी जांच पड़ताल की है? जब जांच पड़ताल नहीं करते तो हम ये कहते हैं यार वो तो 160 का दूध दे रहा है, डॉक्टर मुजम्मिल साहब कहते हैं 300 रुपये लीटर होना चाहिए। ये क्या बात हुई भाई जान? ये सारी कैलकुलेशंस करके खालिस दूध का रेट 300 रुपये से नीचे भैंस में वारा खाता ही नहीं है। अब मुझे बताएं, एक फार्मर जो कारोबार करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, उसको मैं कहूँ कि भाई अभी तो ब्रीड पे काम कर ले, 8-10 साल बाद एक ऐसी भैंस पैदा करो जो 20 लीटर दूध देगी, फिर हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो मेरी बात मानेगा? चले आप ही हमारी कौम की एक मेंटालिटी है, हम वो सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। अगर कोई बंदा वो सुना रहा है जो हम सुनना चाहते हैं तो हम उसको सुनेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज से कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई हमने भैंसों के ऊपर और एक फार्मर का इंटरव्यू किया, जिसमें फार्मर का कहना ये था कि यार मुझे तो नुकसान ही बड़ा हो गया और भैंसों के जो दूध का रेट है वो फार्मर को मिलता कोई नहीं है, तो क्यों ना मैं भैंसें सेल कर दूं और उसकी जगह पे गैयाँ रख लूँ। तो मुझे कमेंट्स में बड़े मैसेज रिसीव हुए, व्हाट्सएप पे भी बड़े मैसेज आए। कुछ लोग हैं जो भैंस से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन लोगों के मैसेज से ये तासुर आया कि शायद डॉक्टर मुजम्मिल जो हैं ये भैंस दुश्मन है और इनको भैंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे भी हमें बड़ी सारे अलकाबात से नवाजा जाता है। कोई बंदा हमें फ्रीजियन माफिया का हिस्सा कहता है, कोई कहता है जनाब कि अमेरिका का एजेंट है, कोई कहता है ऑस्ट्रेलिया का एजेंट है, कोई कहता है डच का एजेंट है। तो इस किस्म की बातें जो है हमारे बारे में की जाती हैं। तो जनाब एक भाई ने कमेंट किया कि भाई ये जो जिन साहब की आपने वीडियो बनाई है इनकी भैंसें तो बहुत अच्छी हैं, 17-18 किलो दूध कर सकती हैं, लेकिन इनको ना रखने कोई नहीं आती, इनको भैंसें रखने का प्रोटोकॉल नहीं आता। जब भैंसें रखने का प्रोटोकॉल नहीं आता तो ये दूध नहीं ले सकते। कसूर इनका नहीं है, भैंसों का नहीं है, कसूर फार्मर का है। एक साहब ने कहा कि मेरे पास भैंस है, वो बगैर वनडे के पट्ठों पे 18 से 19 किलो दूध देती है, तो भैंस की तो क्या बात है। और इस तरह के मिले जुले रिस्पॉन्सेस और मैसेजेस जो है मैं रिसीव करता रहूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो मुझे यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखते हैं, एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि 2010 से लेके 2022 तक 12 साल मैंने भैंसों पे काम किया। तो अगर किसी को ये लगता है कि हम किताबें पढ़ के आपको कुछ बता देते हैं भैंसों के बारे में, तो ऐसा नहीं। भैंसों पे बड़ी लंबा अरसा काम किया है। बल्कि वो लोग जो मेरे YouTube चैनल पे नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करें। उसके आगे एक स्पेशल मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है बफलो फार्मिंग की, उसमें मेरा ख्याल है कोई 40-50 वीडियोज़ पड़ी हैं। आप जाएँ उनको देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने भैंसों पे किस तरह काम किया है। मुझे आज भी याद है 100 भैंसें हम लाइन में लगा के चेक किया करते थे और हमने बहुत सारे मिल्क कंपटीशन में हिस्सा भी लिया है। और ये बात भी आपको बताता चलूँ कि 2019 में पत्तों की मिल्क कंपटीशन में मेरी भैंस का चौथा नंबर भी था जनाब। तकरीबन 45 लीटर दूध उसने दिया था, 3 चवाइयों का, 12-12 घंटे की चवाई थी। और फिर 2019 में उसी भैंस ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में 2 टाइम की चवाई करवा के 24 घंटे में 30 लीटर दूध दे के फिर चौथी पोजीशन हासिल की थी। तो बात करने का मकसद ये है कि भैंसों पे काम करने का एक लंबा तजर्बा है, एक लंबा अरसा भैंसों के साथ काम किया है। और ऐसा नहीं है कि भैंस के साथ हमें कोई नफरत है या भैंस के साथ को हमारी कोई तन बवंजा है, ऐसा नहीं है। अगर बात को थोड़ा सा ठंडे होकर सोचिएगा, बस ऐसा ये है कि हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, हम लोग जज्बात में बह जाते हैं। तो मुझे एक फार्मर जिसके पास से मैं अभी आ रहा हूँ, उसने कहा जी डेयरी फार्मिंग में कैसे नुकसान होता है कुछ बता दें। तो मैंने उनको बताया कि वो लोग जो फार्मिंग में सेंटिमेंट्स को ले आते हैं, सेंटिमेंट से मुराद जज्बात को ले आते हैं, मैंने कहा जी वो फिर नुकसान करते हैं। डेयरी फार्मिंग में आपका जज्बात का ताल्लुक ही कोई नहीं है। टोटली आपने प्रोफेशनल डिसीजन लेने हैं, दिमाग से काम करना है, दिल के फैसले नहीं करने।
दिमाग से सोच के फैसले करने हैं। जो दिमाग के फैसले करते हैं अल्लाह उनको कामयाब कर देते हैं, जो दिल की सुनते रहते हैं वो फिर गड़बड़ का शिकार हो जाते हैं और गड़बड़ कर लेते हैं। तो मसला ये है कि हमारी कौम सेंटीमेंट्स में बह जाती है, ये वो सुनना चाहती है जो ये सुनना चाहती है। हम उस बंदे को सुनते हैं जिसको हम सुनना चाहते हैं। मिसाल देता हूँ, जैसे वो लोग जो इमरान खान को फॉलो करते हैं वो किसे सुनते हैं? वो शहबाज गिल को सुनते हैं, वो इमरान रियाज खान को सुनते हैं। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो उनसे मुताबिकत की बात करता है। मैं भी उनको ही सुनता हूँ, इमरान रियाज खान को, शहबाज गिल को। मैं जावेद चौधरी को क्यों नहीं सुनता? ठीक है जी। तो इसी तरह बाकी और इंसार अब्बासी, मैं उसको क्यों नहीं सुनता? मुझे वो अच्छे नहीं लगते। तो चूंकि मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैं सुनता नहीं। इसी तरह वो लोग जो नून लीग को फॉलो करते हैं तो उन्होंने भी अपने अपने 2-4 बंदे, वो उनको सुनते हैं। वो इमरान रियाज को नहीं सुनते, और ना वो सुनते हैं अपना शहबाज गिल को, ना सुनते हैं मोहित पीरजादा को, ना सुनते हैं साबर शाकर को। उसकी एक वजह है कि हमारी कौम की एक मेंटालिटी है, हम वो सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। अगर कोई बंदा वो सुना रहा है जो हम सुनना चाहते हैं तो हम उसको सुनेंगे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर उस बंदे को जो वो बात कर रहा है जो हम नहीं सुनना चाहते, हम भी उस बंदे को सुनना नहीं चाहते और हमें लगता है सब गलत कह रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, एक अलमिया है इस कौम के साथ। बहरहाल मैं बात को कहीं से कहीं ले गया सब जाने की खातिर, तो बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। भैंस की फार्मिंग और साथ में कारोबारी तबका, याद रखें जो कारोबारी तबका है ना भाई, उसका दूर दूर तक ब्रीड इंप्रूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका सिर्फ ये है कि रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट बताओ, पैसे कितने बचते हैं। अभी मैं एक फार्मर से मिल के आ रहा हूँ चकवाल में, तो उन्होंने सिंपल मुझे ये पूछा, डॉक्टर साहब इसका 3 सालों में रिटर्न बैक क्या होगा। उसने तो नहीं पूछा कि मेरी ब्रीड कहाँ तक डेवलप हो जाएगी, ना मुझे उसने ये पूछा कि मैं ब्रीड को डेवलप कैसे करूँ, ना मुझे ये पूछा कि भैंस मुझे अच्छी कहाँ से मिलेगी, उसको मैंने 50 लीटर पे कैसे लेके जाना, ना मुझे ये पूछा कि मुझे साहिवाल 20 लीटर की कहाँ से मिलेगी और मैंने 25 पे कहाँ पे लेके जाना। नहीं, सिर्फ सवाल ये है कि पाकिस्तान में सबसे बेहतर डेयरी ब्रीड कौन सी है, और दूसरा सवाल ये है कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने 2 करोड़ लगाया तो साल बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे, मुनाफा मुझे कितना आएगा। तीसरा सवाल ही कोई नहीं है। तो इस फिजा को देखते हुए, जब ये फिजा हो, जब इन्वेस्टर के जहन में एक ही बात हो और वो है मुनाफा कमाना, तो फिर भाईजान कोई भी इन्वेस्टर उस ब्रीड पे काम नहीं करेगा या उस ब्रीड की इंप्रूवमेंट पे काम नहीं करेगा जहां पे बहुत बड़ा मार्जिन है। हर इन्वेस्टर उस ब्रीड के साथ चलना चाहेगा जो ऑलरेडी इंप्रूव हो चुकी है और फर्दर लोग उसको इंप्रूव कर रहे हैं, जिसमें बिजनेस है, लोग उसकी तरफ जो है आगे जाएंगे। अब आपके सवालों के जवाब देते हैं कि क्या 17 से 18 लीटर भैंस दूध देती है। सवाल ये है, क्या वाकई मैनेजमेंट नहीं लोगों को करने आती, क्या वाकई लोगों को प्रोटोकॉल करने नहीं आते? तो जनाब मैं इस हवाले से आपको गाइड कर देता हूँ। हमारे पास, मैंने जैसे कि आपसे अर्ज किया, एक बड़ी तादाद थी भैंसों की। मेरे 250 तक भैंसों की मिल्किंग जो है अपने फार्म पे की हुई है। 250 भैंसें मेरे पास मिल्किंग में थी। तो भैंसों के ना मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे एक ग्रुप है जिसको बच्चा दिए सिर्फ 40 से 45 दिन हुए हैं। एक ग्रुप वो है जिसको बच्चा दिए 4 से 5 महीने हो गए हैं। एक ग्रुप वो है जिसको बच्चा दिए काफ़ी टाइम हो चुका और वो प्रेग्नेंट है, कोई 3 माह का, कोई 4 माह का, कोई 5 माह का। अब इन तीनों के दूध में फ़र्क होगा। एसपी फार्म पे बिशारत अजीज जसपाल साहब बफलो से बहुत मोहब्बत करते थे और टॉप क्लास की महंगी तरीन भैंसें लेकर आते थे। उनकी भैंसों की खरीद में 10-10 लाख की भैंस भी शामिल है। तो वो भैंसें टॉप क्लास की खरीदते थे और टॉप क्लास की भैंसें ही फार्म पे मौजूद थी। बूस्टन का इस्तेमाल कोई नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, बूस्टन का इस्तेमाल कोई नहीं। तो जनाब यानी ये भैंसें जो हमारा फ्रेश ग्रुप होता था फार्म पे, फ्रेश से मुराद जिनको बच्चा दिए 40, 45, 50 दिन हुए हैं, उनकी एवरेज हमारी 15 से 16 लीटर ही होती थी, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इस बुनियाद पे ये कह दूं कि मेरे फार्म की एवरेज 16 लीटर है तो ये गलत है, ये झूठ है, ठीक है। एवरेज क्या होती है? एवरेज ये होती है कि अगर मेरे पास 100 जानवर चवाई पे हैं, उसमें अगर एक ग्रुप 20 जानवरों का मुझे 16 लीटर की एवरेज दे रहा है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि 100 जानवरों की एवरेज 16 है। अगर 100 जानवर 1600 लीटर दूध दे रहे हैं तो हम इस एवरेज को 1600 गिनेंगे। अगर 100 जानवर जो है वो दूध दे रहे हैं 800 किलो या 900 किलो, उस 900 किलो में कुछ जानवर 16 लीटर वाले, कुछ 10 लीटर वाले, कुछ 4 लीटर वाले, कुछ 6 लीटर वाले, तो एवरेज क्या कहलाएगी? 8 लीटर की कहलाएगी या 9 लीटर की कहलाएगी। कराची में बहुत प्रोफेशनल फार्मिंग है,
वो बहुत प्रोफेशनल है, बात का उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, ना वो सेंटिमेंट्स में आते हैं, वो सिर्फ कारोबार करते हैं। कराची में जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कराची के फाड़ों में एवरेज 9 से 11 की चलती है। और ये बात भी जाने कि वो अपना एक बड़ा हिस्सा प्रेग्नेंट नहीं करते, वो अपना एक बड़ा हिस्सा गबन नहीं करते, तब भी जाके उनकी एवरेज 9 से 11 तक आती है। अगर वो इन जानवरों को गबन करेंगे तो सब जानते हैं कि उनकी ये एवरेज ड्रॉप हो जाएगी, हो सकता है 8 पे आ जाए, हो सकता है 8.5 पे आ जाए। तो याद रखें, जब तक अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे ना, हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर तो हम आज ये सोच के बैठे कि हमारी भैंस 17-18 किलो दूध करती है, तो फिर इम्प्रूवमेंट क्या खाक करनी है। अगर हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, 17-18 लीटर एवरेज का मतलब समझते हैं क्या है? सूबे का 5000 लीटर दूध, इसको कहते हैं एवरेज। ठीक है जी, हमारे पास भैंस सूबे का दूध दे रही है 3000 लीटर, उसके पूरे सूबे की एवरेज बन रही है 10। हम कह रहे हैं कि इसने जब पीक प्रोडक्शन दी थी 16 लीटर दी थी, तो हम इसको सूबे की एवरेज बना देते। ये गलत है, ऐसे सूबे की एवरेज नहीं बनती, ना ही ऐसे फार्म की एवरेज बनती है। इसी तरह वलैती गायों में भी हम फार्म की एवरेज कैसे निकालते हैं? हम जो कहते हैं कि 31 की एवरेज है, 32 की है, 35 की है, कैसे निकालते हैं? फार्म ए चकवाल में 2200 लीटर दूध 71 जानवर मिल्किंग में एवरेज निकाल लें। फार्म बी ओकाड़ा में 1400 लीटर दूध 42 जानवर मिल्किंग में एवरेज निकाल लें। फार्म सी तकरीबन 1100 लीटर दूध 31 जानवर मिल्किंग में एवरेज निकाल लें। ये हमारे पास सरगोदा में है। तो जब तक आप फार्म की एवरेज को ऐसे नहीं काउंट करेंगे, एवरेज एवरेज नहीं कहलाएगी। अब मैं कहूँ जी मेरे पास वलैती गायों की 45 की एवरेज है, क्यों? मेरे पास ये देखो 15 गायें 45 लीटर दूध दे रही हैं। ओ भाई, वो तो दे रही हैं, लेकिन एवरेज ऐसे नहीं निकलती। टोटल जो आपके दूध के जानवर हैं जो दूध दे रहे हैं, उन सब का दूध जमा करो, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स पे डिवाइड करो, ये आपकी एवरेज है। तो भाई मेरे, ये जो 7 की या 8 की या 9 की जो एवरेज बताई जाती है, ये इस तरह बताई जाती है कि कुछ फ्रेश जानवर होते हैं बीच में, कुछ लेट लैक्टेटर्स होते हैं, कुछ गब्बन होते हैं, उन सब का दूध जमा करके जब डिवाइड करते हैं तब ही आपकी एवरेज आती है। और तब ही हम कहते हैं कि भैंस के दूध की जो एवरेज है वो 8 से 10 लीटर है। और अगर आप गबन करवा लेते हैं तो फिर ये 8 साढ़े 7 लीटर के आसपास ही रह जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर भैंस का दूध आप 300 रुपये लीटर में नहीं सेल करेंगे तो मेरे भाई आपको किसी सूरत मुनाफा नहीं होगा। अब 300 लीटर रुपये दूध का रेट कौन देगा, मुझे बताएं। जब आप किसी फार्मर को किसी के घर में जाके दूध देंगे, उसको 300 रुपया रेट देंगे, तो लोग क्या कहेंगे? लो जी, ये तो चूना लगा रहे हैं, ये तो अन्नी डाल रहे हैं, इनका जनाब ये पाकिस्तान में अमेरिका लग गया, ये डॉलरों में कमा रहे हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये बेतहाशा मुनाफा कमा रहे हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि इस वक्त अखराजात क्या हैं। जब तक अखराजात उनके सामने नहीं होंगे तो कैसे उनको अंदाजा होगा। और दूसरा, इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया, आज तक किसी बंदे ने चेक किया कि उसके घर में जो दूध आता है या जहां से वो दूध लेके आता है वो पीछे से कहां से आ रहा है? कभी आपने सोचा कि आपके घर में 2 जी दूध लेके आ रहा है, वो कहां से लेके आ रहा है? कभी इसके ऊपर आपने जांच पड़ताल की है? या कभी आपने सोचा अगर आप अपने मोहल्ले से दूध लेते हैं तो वो दूध कहां से आ रहा है? कभी जांच पड़ताल की है? जब जांच पड़ताल नहीं करते तो हम ये कहते हैं यार वो तो 160 का दूध दे रहा है, डॉक्टर मुजम्मिल साहब कहते हैं 300 रुपये लीटर होना चाहिए। ये क्या बात हुई भाईजान? ये सारी कैलकुलेशंस करके खालिस दूध का रेट 300 रुपये से नीचे भैंस में वारा खाता ही नहीं है। अब मुझे बताएं, एक फार्मर जो कारोबार करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, उसको मैं कहूँ कि भाई अभी तो ब्रीड पे काम कर ले, 8-10 साल बाद एक ऐसी भैंस पैदा करो जो 20 लीटर दूध देगी, फिर हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो मेरी बात मानेगा? चले आप ही आ जाएं, आप मैदान में उतरें। कोई बंदा आए ना 2-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके, उसको लेके देते हैं 30-40-50 भैंसें, सीमन अच्छी क्वालिटी की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, रखे सीमन, और बाद में 10 साल बाद ब्रीड इंप्रूव करके प्रॉफिट शुरू करते, तो क्या 10 साल आप अपनी लाइफ के इस काम में लगा सकते हैं? मैं तो नहीं लगा सकता, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। ये काम है गवर्नमेंट का करने वाला। ब्रीड इंप्रूवमेंट इज टोटली अ सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इस पे काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके पास बजट भी है, गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा स्टाफ भी है, और गवर्नमेंट जो है जिस चीज़ों को जिस अंदाज से कर सकती है, हमारा इन्वेस्टर उस अंदाज से कर नहीं सकता। और गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका काम ब्रीड इंप्रूव करना है, चाहे उसमें 2, 5, 10 साल जितने मर्जी लग जाए। तो इस बात को समझें, जिस दिन हमारी भैंस इस कदर इंप्रूव हो गई कि उसकी दूध की पैदावार एक सूए की 5000 लीटर पे चले गई, आप यकीन करें यही डॉक्टर मुजम्मिल जो है सिलेक्शन बफलो की स्टार्ट कर देगा, यही डॉक्टर मुजम्मिल जो है
फार्मर्स को भैंस की फिजिबिलिटी बना बना के बताएगा, जैसे आजकल हम वलैती गायों की फिजिबिलिटी बना के बताते हैं। अब लोग कहते हैं कि आप खुद काम शुरू कर दें। भाई मैं कहाँ से काम शुरू कर दूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। ब्रीड इंप्रूवमेंट को आसान काम है, जो को घर में बैठ के आपने ब्रीड इंप्रूवमेंट शुरू कर देनी है। भाई इसके लिए जानवर चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सीमन चाहिए, अच्छी क्वालिटी की खुराक चाहिए, अच्छा आपको शेड चाहिए, फिर कहीं जाके आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इस काबिल होते हैं कि आप एक अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। हमने एक आइडिया दिया था कि हर फार्मर अपने फार्म पे 4-4, 5-5, 6-6 जानवर रख के ब्रीड इंप्रूवमेंट स्टार्ट कर दे। यहाँ पे भी नहीं आते। अब पता है हम क्या करें, क्या कनपट्टी पे बंदूक रख दें फार्मर्स की? जो कारोबारी लोग हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनकी कनपट्टी पे बंदूक रख दें कि ले आओ जी मजा ले आओ, जितना मर्जी ले आओ, सी ब्रीड इंप्रूव करनी है, और ले आओ जी साहिवाल दी गां लेके आओ, सी ब्रीड इंप्रूव करनी है। भाई मेरे जज्बात में आकर ना सोचा करें, जज्बात में ना सोचें। ना मुझे अमेरिका से डॉलर मिलते हैं कि जी हमारी फ्रीजन बेचो, ना मुझे ऑस्ट्रेलिया से डॉलर मिलते हैं, ना हमें डच से डॉलर मिलते हैं। मैं तो बल्कि वो डॉलर भी बचा लेता हूँ। कैसे? हम अपने फार्मर्स को पाकिस्तान में मौजूद फार्म से ही गायें लेके देते हैं। इस तरह से पाकिस्तान का जो पैसा डॉलर्स में बाहर जाएगा, हम वो डॉलर सेव कर लेते हैं और अपने पाकिस्तान के अंदर ही पैसे को बरकरार रखते हैं। ये एक खिदमत है जो हम पाकिस्तान की कर रहे हैं, बजाय इसके कि बाहर से डॉलर की शक्ल में जो है डॉलर एक अच्छा खासा ज़र्रे मुबादला बाहर भेजा जाए और वहाँ से गायें ली जाएं। हम वो गायें यहाँ से पाकिस्तान में पाकिस्तान के फार्मर्स को लेके दे देते हैं। मैंने ईस्टर्न डेयरी पे पिछले ये माह में 3 चक्कर लगाए और मैंने 40 जानवर वहाँ से निकाल के फार्मर्स को 3 फार्मर्स को लेके दिए। इन 40 जानवरों की मालियत समझते हैं क्या है? तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख। ये 3 करोड़ 20 लाख रुपया बाहर पाकिस्तान से बाहर जाना था, जो पाकिस्तान में रह गया, जो मेरे आपके किसी भाई के काम आएगा। हम तो ये कर सकते हैं भाईजान। दिस इज़ ऑल व्हाट वी कैन। ब्रीड इंप्रूवमेंट एक बहुत अच्छा काम है और आपको करना है, अपनी साहिवाल पे करना है, अपनी बफलो पे करना है। लेकिन इसके लिए जब तक हमारे पास कोई स्टेक होल्डर नहीं होगा, डॉक्टर मुजम्मिल कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर डॉक्टर मुजम्मिल के पास अरबों रुपया इन्वेस्टमेंट हो या मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं मुकेश अंबानी की बराबरी करनी शुरू कर दूं, तो फिर हम साहिवाल को वहाँ लेके जाएंगे कि आपकी सोच होगी। पर मुकेश अंबानी मैं बनूंगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।